नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंकिता हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की याचिका खारिज, एसआईटी जांच से संतुष्ट हाईकोर्ट। आरोपियों के नार्को टेस्ट पर भी कल होगी सुनवाई। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों की पुलिस के साथ तीखी झड़प, जबरन धरने से उठाने पर प्रदर्शनकारियों ने किया विरोध। स्पीकर रितु खंडूरी पर लगाया भेदभाव का आरोप। उत्तराखंड में हर व्यक्ति का निःशुल्क बनेगा हेल्थ आईडी कार्ड, अस्पतालों के पास होगा आपके स्वास्थ्य से जुड़ा ब्यौरा, लंबी लाइनों में लगने से भी मिलेगी राहत। नवनियुक्त सूचना आयुक्त योगेश भट्ट का शपथ ग्रहण, अगले 3 साल तक संभालेंगे पद की जिम्मेदारी। जनता से सूचना का अधिकार अधिनियम इस्तेमाल करने की अपील। और प्रदेश भर के कई कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने किया नामांकन। 24 दिसंबर को होगा मतदान। चुनावी मैदान में डटे छात्र नेता जीत का भर रहे दम। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर की, जो कि अंकिता हत्याकांड मामले से जुड़ी सामने आ रही है। जी हां, अंकिता हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट एसआईटी की जांच से संतुष्ट है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने ही सीबीआई जांच की याचिका को खारिज किया है। अंकिता हत्याकांड में लगातार सीबीआई जांच की मांग उठ रही थी और इस मांग को लेकर पत्रकार आशुतोष नेगी ने याचिका लगाई थी, जिसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एसआईटी जांच को सही बताया है। आपको बता दें कि इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, एसआईटी अपना काम बेहतर ढंग से कर रही है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि कल आरोपियों के नार्को टेस्ट पर भी फैसला होना है। नार्को टेस्ट को लेकर 2 आरोपी पहले ही हामी भर चुके हैं, लेकिन जो तीसरा आरोपी है अंकित, नार्को टेस्ट के लिए उसने 10 दिन का समय मांगा था और अब कल कोर्ट में अपना जवाब भी अंकित दाखिल करेगा, जिसके बाद नार्को टेस्ट को लेकर अंतिम फैसला तय होगा। और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। उत्तराखंड शासन से सामने आ रही है। जी हां, 13 आईएएस अधिकारियों के प्रमोशन हुए हैं। नए साल पर सभी अफसरों को प्रमोशन का तोहफा मिला है। इस प्रमोशन की लिस्ट में 2010 बैच के योगेंद्र यादव, इसके साथ ही उदयराज सिंह, देव कृष्ण तिवारी, उमेश नारायण पांडे, राजेंद्र कुमार, ललित मोहन रयाल, कमेंद्र सिंह, हरिश्चंद्र कांडपाल, विनीत तोमर, मनोज गोयल, रोहित मीणा, संजय कुमार, ये सभी जो अधिकारी है वो प्रमोशन की लिस्ट में शामिल है। और आपको बता दें कि ये आईएएस अधिकारी अलग अलग बैच के हैं। वहीं बैकडोर भर्ती के मामले में विधानसभा से बर्खास्त 228 कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन का तीसरा दिन रहा, लेकिन इस धरने के दौरान कर्मचारी और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी झड़प देखने को भी मिली। दरअसल 2 दिन से धरने पर बैठे कर्मचारियों को पुलिस जबरन उठाने के लिए धरना स्थल पर पहुंची, जहां कर्मचारियों ने पुरजोर तरीके से विरोध भी जताते हुए नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना शुरू किया। हालांकि बाद में पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल पर छोड़ भी दिया। और इन तमाम बर्खास्त कर्मचारियों का कहना है कि जब कोटिया कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से 2021 तक सभी 396 नियुक्तियों को अवैध और अनियमित माना गया, तो फिर 2016 के बाद हुई 228 भर्तियों पर ही आखिर क्यों बड़ा फैसला लिया गया है। बर्खास्त कर्मचारी लगातार विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के फैसले का विरोध कर रहे हैं। जबरन प्रयोग करके हमें हटाया जा रहा है। हम अपनी मांग न्याय के लिए बैठे थे, एक तरफा न्याय किया मैडम खंडूरी ने। ये इसकी तानाशाही नहीं चलने देंगे और जब तक हमें पुलिस से बल से द्वारा उठाते रहेगी, हम फिर से यहाँ पर आएंगे, फिर धरने पर बैठेंगे, फिर उठाएंगे। हम हिलेंगे नहीं। मंगलोर केवल कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में मूर्ति स्थापना दिवस पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि 1 करोड़ 25 लाख लोगों को उत्तराखंड में निःशुल्क हेल्थ आईडी बनाई जाएगी, जिसका नाम आभा रखा गया है। हेल्थ आईडी बनने से सभी लोगों की हेल्थ से जुड़ा उनका ब्यौरा अस्पतालों के पास होगा। इसके साथ ही डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार जनपद में 2 साल के भीतर मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें 100 से अधिक बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकेंगे और इस मेडिकल कॉलेज के बनने से प्रदेश में डॉक्टरों की कमी भी दूर होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है। सरकार की तरफ से
अब प्रत्येक व्यक्ति की हेल्थ आईडी बनाई जाएगी जिसका नाम आभा रखा गया है और ये हेल्थ आईडी सबकी निःशुल्क बनेगी। 1,25,00,000 लोगों की हेल्थ आईडी बनाई जाएगी और जब हेल्थ आईडी बन जाएगी तो कोई भी बच्चे का जो है उसका स्वास्थ्य करियर उस हेल्थ आईडी में रहेगा। जब भी बच्चे को या घर वालों को आप हॉस्पिटल ले जाएंगे तो जो लाइन लगती है हॉस्पिटलों में वो लाइन जो है ख़त्म हो जाएगी कि हेल्थ आईडी से पता चल जाएगा कि बच्चा कब क्या बीमार हुआ था और उसको कौन सी दवाई देनी है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट को राज्य सूचना आयुक्त के तौर पर नियुक्ति होने के बाद पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य आंदोलनकारी और वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट को सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी। उनका कार्यकाल पद ग्रहण करने के बाद से अगले 3 साल तक का रहेगा। योगेश भट्ट की नियुक्ति पर तमाम पत्रकार और राज्य आंदोलनकारी संगठन से उन्हें बधाई मिल रही है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान छात्र जीवन में रहते हुए योगेश भट्ट ने सक्रिय आंदोलनकारी की भूमिका निभाई है। मैं योगेश भट्ट जो राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वहीं मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद पुनेठा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम जानकारियां दी है। उन्होंने सबसे पहले नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट का आयोग में स्वागत किया, जिसके बाद अनिल चंद पुनेठा ने बताया कि जनवरी से नवंबर तक 3,960 अपील को सुना गया है, जिनमें से 2,631 अपील का निस्तारण किया गया। 43 सुनवाई में 5 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके साथ ही मुख्य राज्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने बताया कि कोरोना के बाद पेंडेंसी को कम करने में आयोग को सफलता मिली है। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आरटीआई का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मौजूद नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने कहा कि सूचना का अधिकार लोगों को अधिकार देने वाला मजबूत एक्ट है, इसलिए सूचना के अधिकार अधिनियम का इस्तेमाल जरूर करें। हमारे आयोग में जितने भी हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उन सबके सहयोग से हमने एक रिकॉर्ड स्थाई में 3,960 अपील्स को सुना है और उसमें 2,631 जो अपील्स थी उनको हमने क्लोज किया है, जो कि एक रिकॉर्ड। लेकिन अभी भी इसको जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूवमेंट करवाने की और सुसमय दिलवाने की आवश्यकता है। तो इसके लिए मैं उनसे उनका कार्य को जो मैं प्रशंसा करते हुए उनसे अपील करूंगा कि एक साधारण आदमी जब आरटीआई के तहत पिटीशन फाइल कर रहा है तो उसका सुसमय और क्वालिटी डिस्पोजल करें। जहाँ तक इस नई भूमिका का सवाल है तो इसमें मेरा अपने सभी मीडिया के साथियों से ये अपेक्षा है, अनुरोध है कि जिस तरीके से आपका प्यार सहयोग मुझे अपने साथ रहते हुए मिला है, इस नई भूमिका में भी मिलेगा और सिर्फ मुझे को नहीं पूरे कमीशन को मिलेगा। और जहाँ तक जिम्मेदारी का प्रश्न है तो मेरा एक मानना है कि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। कोई भी आयोग सरकारें जब गठित करती हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मंशा होती है और सबसे बड़ी मंशा सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने की, सुशासन लाने की और फाइनली हर संस्था क्या है कि डेमोक्रेसी को मजबूत करने का उसका मुख्य उद्देश्य होता है। हल्द्वानी पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के मौके पर सुशासन दिवस मनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उस दिन हर कार्यकर्ता, बीजेपी के पदाधिकारी हो, विधायक हो, मंत्री हो, सभी हर बूथ पर जाकर मन की बात कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और मन की बात कार्यक्रम को हर स्तर पर सुना जाएगा। 25 तारीख को सुशासन दिवस है, अटल जी का जन्म दिवस है। अटल जी उत्तराखंड के लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि उत्तराखंड का राज्य अटल जी के समय हमको प्राप्त हुआ। यानी अटल जी हमारी यादों में हर वर्ष जीवित रहे। इस राज्य के निर्माता के रूप में, भारत रत्न के रूप में उत्तराखंड का आने वाली पीढ़ी अटल जी को याद करती रहे। इसलिए 25 तारीख को हमारा कार्यक्रम रहेगा। उसी दिन मन की बात का कार्यक्रम भी है। मन की बात के कार्यक्रम में मोदी जी समाज के अनेकों विषयों की चर्चा करते हैं, सामाजिक सुझाव को साझा करते हैं। उस कार्यक्रम में हमने इस बार तय किया है, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण ये अलग अलग बूथों में जाएंगे, जिसकी सूची भी हमने पार्टी ने प्राप्त की।
वहीं कुमाऊं के सबसे ज्यादा छात्र संख्या वाले एमबीपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 24 दिसंबर को छात्र संघ चुनाव के मतदान होने हैं। 3 साल बाद हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही छात्र संघ की 11 पदों के लिए नामांकन हो रहे हैं। अध्यक्ष पद पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां एबीवीपी, एनएसयूआई और इसके साथ ही एबीवीपी की बागी प्रत्याशी मैदान में है। 11,000 छात्र छात्राएं 24 दिसंबर को मतदान करेंगे। लिहाजा पुलिस और स्थानीय प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी कर रही है। आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी शाम 3 बजे तक। उसके बाद कल नामांकन पत्रों की जांच और जो वैध प्रत्याशी हैं उनकी सूची भी कल हम 4 बजे जारी कर देंगे। उसके बाद 22 तारीख को तैयारी रहेगी इसकी पूरी, बूथ निर्माण है और हमारा जो काउंटिंग बूथ है उनका निर्माण किया जाएगा। 23 तारीख को जनरल गैदरिंग का आह्वान बच्चों के द्वारा किया जाएगा, बच्चों को संबोधित किया जाएगा और 24 तारीख को प्रातः 9 बजे से लेकर 3 बजे तक वोटिंग होगी। उसके बाद मतगणना के तुरंत बाद शपथ ग्रहण समारोह संपन्न किया। वहीं रामनगर के पीएनजी पीजी कॉलेज में भी छात्र संघ चुनाव के लिए एबीवीपी और एनएसयूआई की प्रत्याशियों ने नामांकन किए हैं। कॉलेज के प्रधानाचार्य एमसी पांडे ने बताया कि महाविद्यालय में 4,627 छात्र हैं, जिनमें से 1,838 छात्र और 2,789 छात्राएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बुधवार को पूरी सुरक्षा के साथ ही नामांकन कार्य पूरा हुआ है और 24 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। हाँ, आप देख ही रहे हैं आज नामांकन का दिन है और बच्चे बड़े जोश के साथ, उत्साह के साथ आ रहे हैं और सभी पदों पर नामांकन प्रक्रिया जारी है। 1 घंटे से भी कम का समय बचा है तो बच्चे लगभग नामांकन करा चुके हैं। जो बाकी भी आ रहे हैं उनको नामांकन कराया जा रहा है। आज 2 बजे नामांकन का कार्य पूर्ण हो जाएगा। कल हमने नाम वापसी के लिए समय दिया है 12 बजे तक। जो नाम वापसी हो जाएगी उसके बाद नामांकन पत्रों की जाँच होने के बाद कल ही शाम को वैध और अवैध प्रत्याशियों की सूची लग जाएगी। 23 तारीख को जनरल गैदरिंग होगी और 24 तारीख को मतदान का कार्यक्रम है सुबह 9 बजे से। देहरादून के डीएवी छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है, जहां एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा बीते रोज शक्ति प्रदर्शन कर मतदान के लिए अपील की गई, तो वहीं आज एनएसयूआई के तमाम छात्रों द्वारा प्रत्याशी अंकित बिष्ट को लेकर शक्ति प्रदर्शन किया गया और रैली को समर्थन देने के लिए पहुंची कांग्रेस नेता अनुकृति गोसाई ने कहा कि छात्र एकजुट होकर एबीवीपी को सबक सिखाने का काम करेंगे और अपनी जीत का परचम लहराएंगे। इतने सालों से जिसमें सरकार सो रही थी उनको जगाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो अंकित बिष्ट ने किया है। एनएसयूआई का जो अध्यक्ष प्रत्याशी है उसने किया है और मैं बहुत शुभकामनाएं उसको दे रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस ऊर्जा के साथ, जिस सच्चाई के साथ आज एनएसयूआई के हमारे जो एनएसयूआई के जो पदाधिकारी हैं, एनएसयूआई के जो बच्चे आज चुनाव में उतरे हैं, जो सच्चाई उनके अंदर है, जो कुछ परिवर्तन करने की आत्मिच्छा उनके अंदर है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ताकत के साथ, बहुत इच्छा शक्ति के साथ इस चुनाव में लड़ेंगे और अपने छात्र हितों के लिए हमेशा तत्पर रहती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी उतनी ऊर्जा के साथ हम काम करें। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में सुरक्षा के मद्देनजर इस बार आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की गई है। श्री बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजय अजेंद्र ने हाल ही में मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इसकी सुरक्षा को लेकर डिमांड की थी। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोने की परतें लगाई गई थी और बद्रीनाथ धाम के गर्भगृह में पहले से ही सोने की परतें लगी हुई है। उसी की सुरक्षा के मद्देनजर दोनों में आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की गई है ताकि वहां सुरक्षा बनी रहे। सुरक्षा की वहां पर बहुत आवश्यकता थी और इस संदर्भ में मैं प्रदेश सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी जो मांग थी उस पर गंभीरता से लिया और वहां पर आईटीबीपी की जो जवान हैं उनकी तैनाती कर दी है। आप जानते हैं कि दोनों धाम विकट भौगोलिक परिस्थितियों में हैं और वहाँ पर जलवायु बहुत विकट है, लगातार बर्फबारी होती रहती है, तो ऐसी परिस्थितियों में जो नागरिक पुलिस थी उसके लिए कई कठिनाइयाँ हो सकती थी और जो आईटीबीपी के हमारे हिमवीर हैं वो इन परिस्थितियों इस प्रकार के अनुभव में उनको रहने का व्यापक है।
वहीं हल्द्वानी में गोला खनन संघर्ष समिति ने एक प्रदेश एक रॉयल्टी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में खनन कारोबारियों ने जुलूस निकालकर जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने धरना देकर विरोध जताया है। खनन कारोबारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांग रखी है। विधायक सुमित हृदयेश ने अपना समर्थन भी दिया। खनन कारोबारियों की मांग है कि राज्य में समान रूप से एक रॉयल्टी होनी चाहिए, जिससे कि खनन कारोबार अच्छे से चल सके। पिछले 3 महीने से एक प्रदेश एक रॉयल्टी सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर खनन स्वामी हड़ताल पर है, जिससे सरकार को रोजाना करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। बावजूद इसके सरकार गंभीर नहीं है। अब एक तरफ तो सरकार ने रॉयल्टी 32 रुपये करी है, और जो खनन के पट्टे हैं, किसी की खनन की रॉयल्टी 9 रुपये है, किसी की 14 रुपये है। आदमी बेसमेंट खोद रहा है, उसकी रॉयल्टी तुम्हारी 8 रुपये है, और वो बेसमेंट और उसका माल भी सारा क्रेशरों में ही जाता है। जब क्रेशरों को माल सस्ता मिल जा रहा है, मेरे ख्याल से ये गाड़ी का भाड़ा लगा के 30 रुपये कुंटल पड़ता है। गौला नदी का माल पड़ता है क्रेशर वालों को 70 रुपये 65 रुपये, तो माल काहे को लेंगे। इससे सरकार के बहुत ही राजस्व का बहुत नुकसान हो रहा है। तो हमारी यही मांग है कि सरकार के कि जल्दी जल्दी अपना मांगों को पूरी करें। नहीं, जिस प्रकार से देखिए समतलीकरण की जो फाइल्स हैं, वहाँ पे रॉयल्टी 7 रुपये ले रही है सरकार, पट्टों पे 19 ले रही है। गौला जो सबसे बड़ा अधिकृत राजस्व देती है पूरे प्रदेश में, वहाँ पे 31 रुपये 50 पैसे। तो एक प्रदेश एक रॉयल्टी का जो नारा है वो सही तो है। आखिरकार ज़बरदस्ती गौला के व्यापार को नष्ट करने की जो साजिश है, साजिश को हम लोग सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि गौला हल्द्वानी की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जैसे कि सुबह से ही ये सुनियोजित था, इन लोगों ने इसमें एक नोटिस दिया था इस बात का कि ये लोग रैली निकालेंगे। जो खनन संघर्ष समिति है, इनकी जो अपनी मांगे हैं ये पूर्व में भी इनको बता चुके हैं, लेकिन चूंकि नीतिगत प्रकरण है और आज ये इनको ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को संबोधित इनका ज्ञापन था, जिसके लिए मुझे नामित किया गया था, तो मैंने इनका ज्ञापन लिया है, जो आगे इसमें अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जा रहा है। इन लोगों की मांग रॉयल्टी को लेकर है विशेष रूप से, और चूंकि नीतिगत प्रकरण है तो इसको आगे प्रेषित कर दिया गया। दिसंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन अभी तक उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी नहीं हुई। पिछले कई सालों से ये पहली दफा देखने को मिला है, और इस मौसम का सबसे बड़ा नुकसान बागवानी और खेती के किसानों को उठाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, ग्लेशियर को बर्फ ना मिलने से, ऐसे में उसके रिचार्ज ना होने से आने वाले समय में नदियों में भी एक जल संकट की पूरी संभावना जताई जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले कई सालों को देखें तो नवंबर से दिसंबर अभी तक कई बार उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो जाया करती थी, लेकिन साल 2022 के नवंबर और दिसंबर महीने में अभी तक बर्फबारी नामात्र ही राज्य में देखने को मिली है। बड़ी बात यह है कि अभी आने वाले कुछ और दिनों में भी बर्फबारी का उत्तराखंड में कोई अलर्ट नहीं है। इसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान हिमालय के ग्लेशियरों की सेहत पर पड़ रहा है, क्योंकि बर्फबारी नहीं होने से हिमालय के ग्लेशियर को पर्याप्त बर्फ नहीं मिल पा रही है। ग्लेशियर है वो पूरा एक स्नो का ही लेयर है, तो अगर ऊपर से उसमें नहीं मिलती रहेगी तो कहीं ना कहीं वो तो डिप्लीट होता रहेगा। फिर ये तो बिल्कुल बात है, तो वो रिचार्जिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब अब सिस्टम इस समय कोई नहीं आ रहे हैं और नहीं मिली एक्टिविटी जो है, तो उसमें अब मतलब आप ये बात तो है कि वो ग्लेशियर में जो है कहीं ना कहीं उनके जो और भी जो लेयर है वो कम होती जाएगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मौसम में इस बड़े चेंज की वजह ग्लोबल वार्मिंग है। चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई है कि जहां एक और गर्मियों का समय बढ़ रहा है, तो वहीं सर्दियों के मौसम का समय लगातार घटता जा रहा है। सीधी सी बात है, क्योंकि आपका जो है समर पीरियड बढ़ गया है, तो मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब उसमें काफी ज्यादा टेम्परेचर की गर्मी ज्यादा होगी मतलब। और सिंक मतलब कि आपका विंटर पीरियड छोटा हो गया है, जो जिसमें कि स्नो बहुत डेवलप होते हैं, उसमें जो बर्फ गिरती है उससे ही आइस बनती है, उससे बर्फ बनती है, उससे ही ग्लेशियर बनता है। तो ये एक प्रोसेस जो है जो चल रहा है। अगर आप ग्लोबल वार्मिंग की क्लाइमेट की बात करते हैं तो ये इम्पैक्ट वहाँ पर बिल्कुल है, 100% वहाँ पर है। पर जो ये छोटी छोटी क्रियाएं हो रही है, हार्ड गर्मी वो से भी है, मानसून में प्रेसिपिटेशन स्नो गिरती है ऐसे इलाकों में। पहाड़ पर बर्फबारी न होने से जहां एक तरफ स्नोफॉल का दीदार करने वाले पर्यटक मायूस है, तो वहीं किसानों को भी इस बदलाव को लेकर बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। ठप पड़ रखा, बारिश नहीं हो रही, बर्फ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। आज के लिए ऑनलाइन बुकिंग पूरी हो जाती होटलों की,
आजकल बिल्कुल काम मंदा है, ठप है, कोई टूरिस्ट नहीं आ रही, बर्फबारी नहीं है, इसलिए टूरिस्ट भी नहीं है। सारे समय बारिश बिल्कुल नहीं हो रही, बर्फबारी नहीं हुई, अभी तक हो जानी थी। इस समय काफ़ी बर्फ होती थी, जिससे किसानों पर तनाव होता था। सेब को भी, मटर को भी, अन्य फसलों को, सब्जी उत्पादन आदि सारा होता था। बदलते वक्त के साथ साथ जिस तरह से मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है, इससे आने वाले समय के लिए बड़ी चिंता पैदा कर दी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर समय से अच्छी बर्फबारी नहीं हुई तो ग्लेशियर रिचार्ज नहीं होंगे और ऐसे में नदियों पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। यानी कि आने वाले कुछ सालों तक अगर इसी तरह का मौसम रहा तो नदियों में जल संकट जैसी स्थिति से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में सभी अटैचमेंट को निरस्त करने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन तमाम कर्मचारियों ने अभी तक मूल तैनाती पर ज्वाइनिंग नहीं की है, जिसके चलते शुरुआती कार्यवाही के दौरान महानिदेशालय की ओर से उनका वेतन रोक दिया गया है। अब स्वास्थ्य महानिदेशालय की ओर से नसीहत देते हुए कहा कि जल्द से जल्द मूल तैनाती स्थल पर ज्वाइनिंग अगर नहीं की गई तो फिर प्रतिकूल प्रविष्टि के लिए भी अधिकारी कर्मचारी तैयार रहे। उनका वेतन नहीं निकल रहा है, जब तक वो मूल तैनाती में नहीं जा रहे हैं तो उनका वेतन अभी तक रुका हुआ है। अगर उसके बाद भी वो नहीं जाते हैं तो उनकी जिस समय सीआर लिखी जाती है इस बात को संज्ञान में लिया जाएगा और उनकी चरित्र पंजिका में इसका उल्लेख किया जाएगा। वहीं सतपुली के सरकारी अस्पताल में ड्यूटी के दौरान नशे में धुत डॉक्टर पर कार्रवाई हुई है। डॉक्टर शिव कुमार को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल पौड़ी जिले के विधानसभा चौबट्टा खाल के अंतर्गत सतपुली राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में रविवार रात को ड्यूटी के दौरान नशे में धुत होकर डॉक्टर शिव कुमार ने मरीजों, तीमारदारों और 108 कर्मचारी के साथ अभद्रता की थी। इतना ही नहीं, डॉक्टर ने नशे की हालत में विधायक और मंत्री सतपाल महाराज के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके चलते शासन स्तर से निलंबन की कार्रवाई हुई है। सड़क दुर्घटना होने के बाद अब देहरादून यातायात पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की वैज्ञानिक जांच और उन पर आवश्यक कार्यवाही के लिए दुर्घटना जांच इकाई सेल गठित की गई है। सेल में 8 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। एसपी ट्रैफिक अक्षय कोडे ने बताया कि बहुत लंबे समय से पुलिस अन्य कार्यों में व्यस्त होने से रोड एक्सीडेंट सिर्फ एफआईआर लिखने तक ही सीमित रहती है। इस इकाई के माध्यम से हम सीनियर अफसर द्वारा हर एक एक्सीडेंट पर नजर रखे सकेंगे, उसकी जांच होगी और जगह या कारण से भी दुर्घटना ना हो, इसलिए कदम आगे उठाए जाएंगे। इसका मुख्य कार्य यही रहेगा, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो मौके पे चले जाए, वहाँ पे क्राइम सीन की फोटोग्राफी करे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किस कारणों से हुआ, उस चीज़ का लेके एनालिसिस करे और एक डिटेल ये करे। इसका फ़ायदा मुख्य ये भी होगा कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो बहुत बार सोलिशियम स्कीम है हमारी, उसके बाद हमारी अलग अलग स्कीमें हैं जिसमें जो मदद करता है वो हमेशा कहीं ना कहीं पब्लिक में ही छिप जाता है या फिर अवेलेबल नहीं हो पाता। तो ये टीम का टास्क ये भी रहेगा कि वो जो मदद करता है उसका भी नाम नोट कर ले, उसको भी ढूंढे और उनको भी हम सरकार की तरफ से मदद कर सकें। रुड़की की मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप भी लगाया। अंतर्गत एक महिला के द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस संबंध में चूंकि महिला की शादी को अभी 7 वर्ष से कम समय हुआ है, इसलिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के माध्यम से पंचायत मामले की कार्रवाई अमल में लाई गई है। अभी इस संबंध में परिजनों के द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाएगी। वहीं लोहाघाट के ट्रेजरी व कली गांव क्षेत्र की रहने वाली 2 नाबालिग छात्राएं 20 दिसंबर से अचानक लापता बताई जा रही है। दोनों नाबालिग छात्राओं के लापता होने से क्षेत्र में हड़कंप मचा है। वहीं छात्राओं के परिजनों ने लोहाघाट थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से जांच में जुट गई है। लोहाघाट क्षेत्र से 2 नाबालिग लड़कियों के गुम होने के संबंध में हमें तहरीर प्राप्त हुई है और तत्काल हमने इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है, इनकी गुमशुदगी दर्ज करी है और जांच शुरू करते हुए जो कस्बे क्षेत्र के सारे हम लोग सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं और सर्विलांस में भी मोबाइल नंबर लगाए गए और जल्द ही हम इनकी ढूंढ खोज कर बरामद कर लेंगे। और प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। अंकिता हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की याचिका खारिज, एसआईटी जांच से संतुष्ट हाईकोर्ट। आरोपियों के नार्को टेस्ट पर भी कल होगी सुनवाई।
विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों की पुलिस के साथ तीखी झड़प, जबरन धरने से उठाने पर प्रदर्शनकारियों ने किया विरोध। स्पीकर रितु खंडूरी पर लगाया भेदभाव का आरोप। उत्तराखंड में हर व्यक्ति का निःशुल्क बनेगा हेल्थ आईडी कार्ड, अस्पतालों के पास होगा आपके स्वास्थ्य से जुड़ा ब्यौरा, लंबी लाइनों में लगने से भी मिलेगी राहत। नवनियुक्त सूचना आयुक्त योगेश भट्ट का शपथ ग्रहण, अगले 3 साल तक संभालेंगे पद की जिम्मेदारी, जनता से सूचना का अधिकार अधिनियम इस्तेमाल करने की अपील। और प्रदेश भर के कई कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने किया नामांकन, 24 दिसंबर को होगा मतदान, चुनावी मैदान में डटे छात्र नेता जीत का भर रहे दम।